से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराया। आइए मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर लाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सोचिए, एक तूफानी रात हो, बादल गहरे हों और अचानक आसमान से बिजली की तेज चिंगारी जमीन की ओर बढ़ने लगे। अब आप सोचिए कि अगर वो बिजली आपके हाथों में हो तो, और आपको डरने की बजाय आप उसे काबू में कर सके। क्या ये किसी फिल्म का सीन लगता है? लेकिन अब जापान ने इसे हकीकत बनाने का सोचा है। सोचिए, बिजली होने वाली तबाही, यानी जो बिजली से तबाही होती है वो अक्सर हमारे शहरों, घरों और जंगलों को तबाह कर देती है। अब उस बिजली को इंसान अपनी मर्जी से अपनी ओर खींच सके बिना किसी खतरे के, तो क्या होगा? जापान ने दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन तैयार किया है और ऐसा दावा किया है जो बिजली को अपनी ओर खींच सकता है और उसे पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकता है। ये वो तकनीक है जो न सिर्फ आसमानी बिजली के खतरे से हमें बचा सकती है, बल्कि हमारी जरूरतों के लिए इस्तेमाल भी की जा सकती है। मगर क्या वाकई ऐसा संभव है? इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि एक ड्रोन आसमान से बिजली को अपनी ओर खींच सकता है। नहीं तो जापान ने इसको हकीकत बना दिया है। एक बड़ी टेक कंपनी ने दावा किया है कि उसने दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन बनाया है जो न सिर्फ बिजली को अपनी ओर खींच सकता है, बल्कि उसे झेल भी सकता है। अब बिजली सिर्फ बादलों पर नहीं गिरेगी, बल्कि ये ड्रोन उसे कंट्रोल करके हमारी मदद कर सकता है। सोचिए, हर मिनट तकरीबन 6000 बार बिजली धरती पर गिरती है। इतनी ताकतवर कि ये जंगलों को जला सकती है, इमारतों को तोड़ सकती है और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी नष्ट कर सकती है। अब इस खतरनाक बिजली से बचने के लिए जापान ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। जापान की एनटीटी कंपनी ने अपने ड्रोन का परीक्षण किया, जिसमें उसने इसे 300 मीटर ऊंची उड़ान पर भेजा और आसमान से गिरती बिजली को ड्रोन ने अपनी ओर खींच लिया। अब ये ड्रोन आसमान से उड़ते हुए बिजली को खींचता है तो उसे सुरक्षित तरीके से धरती तक भेजता है, और हाँ, ड्रोन इससे पूरी तरीके से सुरक्षित भी रहता है। अब तक वैज्ञानिक बिजली को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके के प्रयोग कर चुके थे, लेकिन इस बार जापान ने इसे हकीकत बना लिया है। इस ड्रोन को एक खास फैराडे कैज में रखा गया है जो बिजली को बाहर निकालता है और ड्रोन के अंदर सुरक्षित रखता है। इस ड्रोन को उस बिजली की ताकत से भी टकराया गया जो सामान्य से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन ड्रोन पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। ऐसे में सवाल है कि क्या भविष्य में बिजली स्टोर करना मुमकिन होगा? एनटीटी का अगला सपना और कदम और भी बड़ा है। बिजली को सिर्फ बचाना नहीं, बल्कि उसे स्टोर करना। हालांकि इसे लेकर अभी काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बिजली को स्टोर करने के लिए वर्तमान में हमारे पास ऐसी बैटरीज नहीं है। फिर भी अगर ये तकनीक सफल होती है तो हम बिजली के खतरों से बच सकते हैं और शायद भविष्य में इसे स्टोर भी कर पाएंगे। देखा जाए तो ये जानना काफी रोचक है कि किस तरीके से जो ड्रोन्स हैं वो हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं और किस तरीके से ये सारी चीजें जो है होती जा रही हैं, और ये विज्ञान के क्षेत्र में एक अलग ही उपलब्धि के तौर पर देखी जा सकती है। इस विषय में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, क्या कुछ नहीं, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ जो है बहुत सारे खास लोग जुड़ गए हैं, खास गेस्ट जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई ये चीज जो है वो पॉसिबल है। सबसे पहले जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, चाहे वो सुशील द्विवेदी हो, विज्ञान प्रचारक, वो भी हमसे बात करेंगे। साथ ही साथ सीपी पांडे, पूर्व वैज्ञानिक, वो भी जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मिलिंद राज जी, जो साइंटिस्ट हैं, साथ ही साथ जो है ड्रोन मैन के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिलिंद राज आपसे। बताइए मिलिंद जी, जिस तरीके से ये जापान में होता हुआ नजर आ रहा है कि ड्रोन के जरिए जो बिजली है उसे खींचा जा सकता है, क्या ये जो दावा कर रहा है जापान, क्या
ये पॉसिबल है वाकई? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ड्रोन के जरिए जो है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो अब हो सकता है? क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। तो ये एक नई कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च है, एक नया रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने का, जिसमें जापान की कंपनी एनटीटी यानी कि निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कॉर्पोरेशन, सो इन्होंने ड्रोन का यूज किया है जो आसमानी बिजली होती है उसको अट्रैक्ट करके ग्राउंड पे भेजना और स्टोर करना। हालांकि अगर आप इसको रिलेट करिए तो अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर पे एक लाइटनिंग तार लगा रहता है ऊपर जिसपे बिजली गिरती है। ये मैंडेटरी होता है, आपने देखा होगा ऊंची इमारतों पे लगा रहता है। ये कुछ उसी से ही हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से, बट वो जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है जो बिल्डिंग्स पे लगी रहती है। ड्रोन जो होता है, जो एनटीटी कर रहा है, ये इनका दावा है कि ये बादलों के बीच में जाके अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। हालांकि बहुत चैलेंजिंग चीज है क्योंकि वेदर एक ऐसा फैक्टर होता है जो ड्रोन्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। पर जो ड्रोन होगा ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर का, तो जो लाइटनिंग एनर्जी है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ग्राउंड पे सेंड करेगा, और फिर स्टोरेज एक चैलेंज आता है। हालांकि एनटीटी क्लेम करता है, ये उनके रिसर्च में है, कि वो एक बड़े बड़े कैपेसिटर स्टोरेज सिस्टम पे रिलाय करेंगे जो इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेंगे, क्योंकि ये कोई मामूली बिजली नहीं होती है जो अपने घर में 240 वोल्ट की चलती है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इम्पैक्टिंग बिजली होती है। और अगर यदि ये चीज सक्सेसफुल हो गई, अभी जापान ने इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी हाल में ही 2025 में सोलर एनर्जी को पृथ्वी पे भेजने का भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है साथ ही साथ, जिसमें वो सैटेलाइट से माइक्रोवेव के थ्रू एनर्जी धरती पे भेजेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। तो अगर इन तरह के प्रोजेक्ट्स हो गए, चाहे ड्रोन से क्लाउड इलेक्ट्रिसिटी, तो यार यकीनन ये एक रेवोल्यूशन होगा और हम लोग एक लॉन्ग टर्म एनर्जी सस्टेनेबिलिटी पे और प्रदूषण एक पूरी तरह से जो थर्मल एनर्जी से जनरेट होता है इसको खत्म कर सकते हैं, और इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। सीपी पांडे जी, आपके पास आएंगे। आपने जो है बहुत समय विज्ञान के साथ गुजारा है, ड्रोन्स तो अब टेक्नोलॉजी के हिस्से में शामिल हुए। क्या लगता है कि ड्रोन्स ने विज्ञान को कितना बदला है और कितना आगे बदल सकता है? नमस्कार। पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मिलिंद जी ने अभी बताया, ड्रोन के जरिए इस आकाशीय शक्ति को कैसे उपयोग किया जाएगा। ड्रोन आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है हमारी दैनिक जिंदगी में। यदि हम कुछ समय पहले जाएं, कोविड समय में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए जहां पे कुछ भी सुविधा नहीं, सीपी पांडे जी के पास दोबारा चलेंगे। मिलिंद जी, आपसे जानेंगे कोरोना की बात जैसे उन्होंने की। कोरोना में आपके ड्रोन्स का भी बहुत ज्यादा प्रचार रहा, आपको ड्रोन मैन कहा गया। ये क्या लगता है, ऐसी आपदा में ड्रोन्स कितना काम आ सकते हैं? जापान की बात तो हम करेंगे, लेकिन ये बात निकलकर सामने आई तो जानना चाहेंगे कि आपदा में ड्रोन्स कैसे काम आ रहे हैं? जी, अगर आपदा की बात करते हैं तो हाल में ही 2020 में जो कोरोना का एक काल था, तो इस पैंडेमिक में ड्रोन से मैंने खुद लगभग कई हजारों की संख्या में एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल के गेट्स और जो भी आउटडोर की चीजें होती थी उनको सैनिटाइज किया था एरियल सैनिटाइजेशन से। तो और इससे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत हेल्पफुल रहता था कि लोग बाहर ना रहें, तो उससे पब्लिक अनाउंसमेंट होते थे। ड्रोन से आप कई किलोमीटर तक एरियल अनाउंसमेंट कर सकते थे। तो ड्रोन के जो यूजेस हैं वो अब देखिए कैसे बढ़ते आ रहे हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि ड्रोन सिर्फ वीडियो और फोटोज के लिए होता था, फिर वो चीजें आई पुलिस और आर्मी के पास, फिर वो आई आगे और रेस्क्यू मिशंस में आ गई। मैंने कई सारे रेस्क्यू मिशंस किए थे जिसमें मानव जीवन बचाया गया था, उसमें भी हमने ड्रोन यूज किए गए। आपको याद होगा उत्तरकाशी में सिलकिया टनल गिरा था जिसमें 41 लोग फंसे थे, उसमें ड्रोन यूज हुआ था उनको बचाने में। तो इस तरह के बहुत सारे मिशन होते हैं। और आज जापान ने तो एक ऐसी चीज दिखाई है कि हम लोग कैसे एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं एज अ साइंटिस्ट या एज अ रिसर्चर में काफी समय से इस चीज पे बहुत इंटरेस्टेड था कि जो बिजली होती है जो बादलों से निकलती है, इसको स्टोर कर लें तो सोचिए आप कितने एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक अपना प्लांट स्टोर कर सकते हैं। अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई
तो हम लोग को सोलर सेल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी बिल्कुल। घटेगा तो सोलर पैनल्स की जरूरत नहीं होगी। तो जो कहते हैं कि जहाँ पे सोलर पैनल लग जाते हैं उसके नीचे की जो स्पेस या धरती होती है वो यूज की नहीं रह जाती है, बिकॉज वो पूरी तरह ढक देती है। तो उसके जी। लिए हम लोग सजेशन लाए थे फ्लोटिंग सोलर पैनल, जो समुद्र में तैरते थे। अब हमें उनकी भी बिल्कुल। जरूरत नहीं, सीधे आसमानी बिजली का हम लोग पूरा प्रयोग कर सकते हैं। और जापान इन सब चीजों में काफी अच्छा रिसर्च कर रहा है और इससे हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है। हम लोग भी, क्योंकि हम लोग की कंट्री तो और बेटर सोर्स पे है, क्योंकि हम लोग के बिल्कुल। पास के वेदर है। हम लोग के पास सर, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सो मेनी वेदर्स एंड इट्स अ बिल्कुल। कंट्री ऑफ कल्चर्स। तो वो वेदर के भी अलग अलग कल्चर्स हैं। यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे पूरे टाइम बारिश होती रहती है, एक एरिया है महाराष्ट्र एरिया को अगर हम लोग यूटिलाइज करें ड्रोन इलेक्ट्रिसिटी से तो कितना बड़ी क्रांति हम लोग ला सकते हैं। तो बिल्कुल। ड्रोन, जी आप कुछ कहें। जी मिलिंद जी, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि वाकई जापान कमाल कर सकता है अगर उसने ऐसा दावा किया है, लेकिन क्या आपको लगता है क्या एक कुदरत के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ हो सकता है? ड्रोन्स के जरिए किसी प्राकृतिक चीज के साथ किसी भी तरीके का हस्तक्षेप या मैं कहूँ छेड़छाड़ करना ठीक है, और अगर इसमें सक्सेस होता है तो प्रकृति को क्या किसी तरीके का, कुदरत को किसी तरीके का नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर बिजली उत्पादन की बात करें तो जो सबसे बड़ा डैमेज आता है वो आता है थर्मल एनर्जी से, जिसमें कई कई टन्स इतने एनर्जी कोयले जलाए जाते हैं, प्रदूषण होता है। इंडिया में जो एयर पोल्यूशन कॉज है वो थर्मल एनर्जी एक नंबर 1 कॉज में भी आता है, क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है थर्मल एनर्जी से। थर्मल प्रोसेस ही बहुत एक पोल्यूटिंग होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजें कुदरत को नुकसान करती हैं। बट अगर आप बात करिए क्लाउड जो एनर्जी है, बादलों की, अगर इस बिजली को हम लोग स्टोर कर सकते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कुदरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जीरो एनवायरमेंटल डैमेज, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आज ड्रोन से आने वाले टाइम में आप देखिएगा हम लोग के पास गाइडेड सिस्टम्स होंगे जो बिना ड्रोन के ही इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे जिंदगियां बचेंगी। आप सोचिए कुदरत को कैसे मदद मिलेगी। बिजली गिरने से जंगलों में आग तक लग जाती है जब आसमानी बिजली गिरती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस बिजली को हम लोग अपनी तरफ चैनलाइज कर लेंगे स्टोर करने के लिए, तो ये जो इस तरह के डिजास्टर और डैमेजेस होते हैं ये बंद हो जाएंगे। सो ये एक अब ऐसा तरीका है जिससे जीरो डैमेज टू एनवायरनमेंट, कोई नेचर को डैमेज नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में ये चीज शुरू हो ताकि थर्मल एनर्जी और सोलर से भी हम लोग आगे बढ़े। तो ये नॉन पोल्यूटिंग है, बहुत अच्छी चीज है। जी बिल्कुल। मिलिंद जी, आप देखिए आज की खबर से तो आप भी वाकिफ होंगे। हम इस मुद्दे पे तो बात कर रहे हैं, एक मुद्दे पर आपसे और जानकारी चाहेंगे। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद आज जो है हमारे भारत ने, हमारी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। डिफेंस में ड्रोन्स जो है अभी काफी लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो उरी के जो हमले हुए थे उनमें अगर देखा जाए एयर स्ट्राइक हुई थी, जब हमारी भारतीय सेना ने पुलवामा हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था तब भी ड्रोन का नाम सामने आया था। क्या लगता है डिफेंस में ड्रोन्स कैसे काम आ रहे हैं और आगे क्या डिफेंस में ड्रोन्स और भी ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले, और अगर जंग होती है भारत पाकिस्तान के बीच में तो ड्रोन्स का क्या रोल रहेगा? उरी हुआ था 2016 में, और पहले चलते हैं मुंबई टेरर अटैक 26/11, आपको याद होगा, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी एक तरह का इन्वॉल्व था, वो बॉर्डर वे के थ्रू आए थे। फिर आता है उसके बाद उरी आ गया, दिन उसके बाद आपका पुलवामा, और फिर आज पहलगाम जो 22 अप्रैल को हुआ था, और आज एयर स्ट्राइक हुई जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इन सब में आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी एक ड्रोन डिप्लॉय किया गया था, जो कि हमारे जो क्रॉस बॉर्डर नेशंस हैं उनके जो आतंकवादी कैंप्स हैं उन पर उन्होंने बम्बार्डिंग करी थी, उनको खत्म किया था। तो ड्रोन्स का यूज इतना ज्यादा हो चुका है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, पुलिस से लेके आर्मी से लेके कितने भी जो अपने हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, सिविल डिफेंस है, इन सब जगह ड्रोन हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हमने खुद महाकुंभ मेला में ड्रोन का इस्तेमाल किया था पूरा सर्विलांस के लिए। हम लोग नदी पे चप्पे चप्पे पे नजर रखते थे कि कौन, कितनी नाव आ रही है, कितनी नाव जा रही है, किस रास्ते से कौन मूवमेंट हो रहा है। साथ साथ एक के ड्रोन्स लगाए थे, यदि कोई अगर पानी में डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए भी ड्रोन सिस्टम्स थे। उनमें से एक ड्रोन हमारे पीछे रखा हुआ है, ये जी में जी हमारे सर जुड़ चुके हैं, तो मैं ख्याल से
बिल्कुल। सीपी जी, एक बार फिर से आप जुड़ गए हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सवाल पहले भी था, विज्ञान के साथ आपने काफी समय बिताया है, ड्रोन्स अभी आए हैं, कुछ ही वक्त हुआ है, क्या लगता है विज्ञान पहले कैसा था और विज्ञान ड्रोन्स के आने के बाद कैसा हो गया है? किसी भी योगदान से जो है विज्ञान प्रगति का द्योतक होता है। जी। और द्रोण, जैसा मिलिंद जी बता रहे हैं कि द्रोण जो है आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है। जैसे जी। भौगोलिक समस्याएं, आपदा, जी। अभी रिसेंटली जो जापान का प्रयोग है सौर ऊर्जा या आकाशीय ऊर्जा को का संस्करण और उसका मानव के लिए उपयोग, इस तरीके से अगर देखा जाए तो द्रोण एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक बनने वाला है भविष्य के लिए। बिल्कुल। वर्तमान में भी वो कई बार प्रूव कर रहा है, कई बार स्थापित कर चुका है अपने आप को। और आने वाले समय में जो एक ट्रैफिक की समस्या है, जो एक ड्रोन का एक विकसित स्वरूप होगा, जिसमें 1 सीटर या 2 सीटर थोड़ा सा जो बना रहे हैं, जैसे बैंगलोर में एक रिसेंट एक प्रयोग हुआ है जिसके जरिए जो है ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं, जो शहर के मध्य से एयरपोर्ट तक पहुंचाने की, उस तरीके के ड्रोन से ही मोटिवेट होके, इंस्पायर होके उस तरीके के कदम सामने आएंगे और ये प्रयोग बहुत ही मानव जाति के हित में होंगे। जी। सीपी पांडे जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने अभी मिलिंद राजू से भी पूछा कि एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, और पहले भी जो है भारतीय सेना जिस तरीके का मुंह तोड़ जवाब देती आई है, भारतीय सेना हो या फिर किसी भी तरीके के डिफेंस में जो है ड्रोन्स कैसे जो है विज्ञान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्या कुछ रहता है कि विज्ञान के जरिए किस हद तक जो है इन सारी चीजों पर काबू पाया जा सकता है और इनका क्या रोल रहता है? देखिए, द्रोण अपने आप में एक ऐसा यंत्र है जो बिना मानवीय प्रेजेंस के या उपयुक्त मौजूदगी के दूर से ही दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। जो भौगोलिक कंट्रोल है, वो भौगोलिक एक्सेस जो है वो मिल जाता है, जिसके जरिए आप बहुत सारी दुश्मन शक्तियों को भांप सकते हैं। आने वाले जो भविष्य के जो परेशानियां हैं, उनको आप उनके अनुरूप आप अपने तैयारी कर सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से अपने आप को वर्तमान और भविष्य दोनों में अपने आप को साध सकने की स्थिति में रहेंगे। तो विज्ञान का ही एक महत्वपूर्ण अंग या योगदान है हमारा द्रोण, और द्रोण के माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाएं जो भौगोलिक दृष्टि से या सामयिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उनको एकत्रित करके सेना या राजनीति या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इनका प्रयोग करके आगे के लिए एक कार्य पद्धति को विकास कर सकते हैं। बिल्कुल। इस मामले से थोड़ा हटकर फिर से हम अपने मुद्दे पर वापस आएंगे। मिलिंद राजू, आपके पास आएंगे। जापान का जो ये दावा है कि उसने ऐसा ड्रोन बनाया है जो इस तरीके की जो है बिजली को नियंत्रित कर सकता है, और ड्रोन्स के अलावा ऐसा क्या कुछ है जो ये जो बिजली गिरने की समस्या है भारत में तो जिस तरीके से देखी जाती है, ना जाने कितने लोगों की मौत होती है, क्या भारत के पास भी कोई ऐसी तकनीक है, कोई ड्रोन है या जो इस तरीके की किसी भी आपदा में जो है काम आ सकता है? जी बिल्कुल। तो भारत में फिलहाल ड्रोन्स पे ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो इस तरह की चीजों पे हो, बट हम एक चीज कोट करेंगे आपको। ये एक मेरा खुद का वर्क किया हुआ रिसर्च है कि हम ऊपर जो आसमान में पॉजिटिव करंट होता है, उसको ड्रोन के जरिए ग्राउंड के नेगेटिव करंट से एक कम्युनिकेट कराते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है छोटे ड्रोन से। ये एक तरह का कॉलेज प्रोजेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को मेंटोर भी करता हूँ। मैं आपको ड्रोन का एक नमूना भी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह का होता है, बस मुझे एक ड्रोन छोटा दीजिए। ये वाला, ये जो नीचे रखा है, ये देखिए, ये इस तरह का एक ड्रोन है जी। इस तरह का एक ये ड्रोन मशीन है। ये इसमें भी प्रोपेलर्स लगते हैं, पंख लगते हैं। तो इस तरह के से हम लोग यूज करते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी पे रिसर्च करने के लिए। तो हालांकि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे जापान ने रिसर्च कर रहा है कि वो क्लाउड एनर्जी को
लाइटनिंग एनर्जी को स्टोर कर रहा है। हम लोग छोटे मॉडल्स पे वर्क करते हैं। सो भारत में जो क्लाउड लाइटनिंग को रोकने के लिए सबसे जो इफेक्टिव तरीके होते हैं, देयर आर लाइटनिंग टावर। बट देन सवाल ये आता है कि जंगलों में तो लाइटनिंग टावर लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ बिल्डिंग्स भी नहीं होती है। तो उन सब चीजों पे भी लोग इस स्टडी जो जापान में एनटीटी ने करी है, इससे इंस्पायर होकर हम लोग अपने ड्रोन सिस्टम्स को भी एक बार वाइल्ड फायर को भी बचाने से ट्राई करेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे, और 100% यकीन है कि हम लोग वाइल्ड फायर्स को भी टैकल कर सकते हैं। हालांकि भारत में वाइल्ड फायर के इतने ज्यादा केसेस नहीं होते हैं जितने बाहर की कंट्रीज में रिपोर्ट किए जाते हैं, बट देन आपदा किसी तरह की होती है तो ड्रोन के माध्यम से तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि भारत भी कुछ ड्रोन को लेकर कुछ इस तरीके का कमाल कर सकता है। सीपी पांडे जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। विज्ञान और ड्रोन, इन सारी चीजों को लेकर आपको क्या लगता है, लोग कितना प्रोत्साहित होते हैं? जो आज के युवाओं की अगर बात कर ले तो भारत तभी बढ़ेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे, विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा आएंगे और इस तरीके की जो है खोजों में इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्या लगता है आपको, विज्ञान के क्षेत्र में इस वक्त युवाओं का कितना ज्यादा ध्यान आकर्षित हो रहा है और कितना ज्यादा युवा विज्ञान को लेकर अभी भी अपने मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं? किस तरीके से लगता है कि आने वाले समय में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रगति क्या होगी? देखिए, अभी वर्तमान की मैं बात करूंगा। पहले भी सार्थक प्रयास होते रहे हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। युवा विज्ञान के छात्रों को विज्ञान की तरफ आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों के तहत जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें इसरो और CDRI, जहां मैं कार्यरत था, ऐसे संस्थानों में ले जाया जा रहा है, जिससे उनका विज्ञान के प्रति रुचि उनकी बढ़ रही है। और ये विद्यालय स्तर से अब शुरुआत की जा रही है। और जहां तक आप ड्रोन की बात करेंगे या रोबोटिक्स की बात करेंगे, तो वो किंचित हमारे समय से भी, मैं जब 8वीं 10वीं का छात्र था सन 77, 78 में, 76 में, तो विज्ञान पत्रिका आया करती थी CSIR की, उससे ही इंस्पायर होके मेरे सहपाठियों ने एक टॉफी सेलर बनाया था या एक ग्लाइडिंग डिवाइस बनाया था जो 5 किलोमीटर तक जाया करता था। तो ये समय के साथ जानकारी उपलब्ध हो रही है। और आजकल जैसा आप YouTube हो गया या जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनसे हमारे विज्ञान के छात्र और मोटिवेट होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और जो एक बोलते हैं अप्लाइड साइंस का बहुत बड़ा स्कोप है, जिसके तहत हमें विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और वो अपने आप स्वयं में भी जुड़कर आगे आ रहे हैं। जैसा कि हम अब तीसरी पीढ़ी हैं आजादी के बाद, अब आज के दशक में, जिसको हम जनरेशन जेन बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा सुविधा संपन्न है। और मैं काफी आशा रखता हूँ, मेरे सहकर्मी भी, मिलिंद जी भी इससे सहमत होंगे कि हम बहुत अच्छे दौर में हैं इस समय और हमें बहुत अच्छे छात्र उपलब्ध हैं इस समय, सुविधा भी हमारे पास है, जिसकी वजह से हमारा भारत का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है मुझे। जी मिलिंद जी, फिर से आपके पास आएंगे। सीपी जी ने जैसा बताया कि जो है बच्चे, जो जेनजीज हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो इन सारी चीजों से जुड़े, साइंस से जुड़े, ड्रोन की जो तकनीक है उससे जुड़े। आप भी उन्हीं के साथ रहते होंगे, आप उन्हें प्रशिक्षण देते होंगे। आपको क्या लगता है कि जो जेनजीज की बात की जाती है वो वाकई इंटरेस्टेड है साइंस में? क्योंकि जापान ने जो कर दिखाया है, भारत को भी वैसा ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि जहां इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, जहां इतनी टेक्नोलॉजी ने आगे कदम बढ़ा दिए और भारत भी दिन प्रतिदिन जो है काफी कुछ अच्छा कर रहा है। आप खुद इसके उदाहरण हैं, आपको खुद ड्रोन मैन कहा जाता है, आपने खुद इतने बढ़िया ड्रोन्स का इस्तेमाल बताया। क्या लगता है आपको, आने वाली जो जनरेशन है वो साइंस को कैसे लेगी और ड्रोन्स कितने काम भारत के लिए आने वाले हैं? जी बिल्कुल, तो भारत की शक्ति ही इस पे डिपेंड करती है कि हमारी जो यंग एनर्जी है। हालांकि यंग एनर्जी को मैं उम्र के या एज के नंबर से नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने अब्दुल कलाम साहब के साथ भी मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और वो जब 80 के ऊपर थे तब भी उनको यूथ आइकन ऑफ इंडिया बोला जाता था। तो यूथ एज नंबर से ना कह के अपनी पोटेंशियल और अपनी जो एनर्जी का करेक्ट चैनलाइजेशन है उससे देखा जाता है। तो जो भारत की जनरेशन है, जो अभी वर्तमान की है, जो जेन जी है और जो आने वाले हैं,
ये साइंस में बहुत रुचि रखते हैं। पर एक चीज ध्यान देना होगा कि साइंस की जो अब इन्वॉल्वमेंट है वो टेक्नोलॉजी के से होते हुए जाती है, रास्ता टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ जाता है। तो टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो ये अब हमें बस यूथ को, जो जेनजी है, इसको ध्यान देना है कि ये भटक ना जाए। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बेफिजूल के जो टाइम वेस्टिंग वाले एप्स आ गए हैं, जो रील्स को लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डूम स्क्रॉलिंग। इसका एक अंग्रेजी शब्द है। डूम स्क्रॉलिंग से इस सभी को बचना है, ताकि हम लोग अपने, जैसे आप बाकी वेस्टर्न स्कूल्स देखिए किस तरह के एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, हमारे स्कूल भी दे रहे हैं। और अब आप देखिए ग्रामीण सेक्टर में भी किस तरह से रिसर्च लैब और रोबोटिक्स की और एआई की चीजें हो रही हैं। अभी मैं एक किताब देख रहा था, क्लास 2 में उसका एआई का शुरू था। बिल्कुल। एक उभरते भारत की एक पहली तस्वीर है और ये बहुत ही मजबूत नींव रखा जाएगी और ये चीज यकीनन शुरू हो चुकी है। मिलिंद जी, जैसा कि आपने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम जो आज भी युवाओं के दिलों में बसे हुए हैं, आज भी जिंदा हैं, क्या लगता है विज्ञान को लेकर उनकी जो सोच थी, वो भविष्य को लेकर जो सोच रहे थे कि विज्ञान आज से 10 सालों बाद, 20 सालों बाद कैसा होगा, क्या लगता है? आप उनके साथ काफी जुड़े रहे, क्या लगता है आपको कितना उनका जो है सपना साकार हुआ है, ड्रोन्स के मामले को लेकर हो या विज्ञान के किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, जहां जापान इतना बड़ा दावा कर रहा है कि वो बिजली को कंट्रोल कर सकता है, भारत अभी किस मुकाम पर खड़ा है? जी बिल्कुल। तो अब्दुल कलाम साहब ने ही मुझे ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। ये टाइटल उन्हीं के द्वारा मुझे मिला था और ये बात है 2014 की, आज से लगभग 11 साल पहले, जब ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी पे उन्होंने स्वयं एक हमारा ड्रोन लॉन्च किया था। उसका पूरा मेरे पास वीडियो भी है, फोटोज भी है, कभी और मीटिंग में मैं आपको स्ट्रीम यार्ड दिखाऊंगा। तो उस टाइम पे सोचिए, अपने तो ड्रोन अब हम लोग बहुत सुन रहे हैं पिछले 2 साल से या 2.5 साल से। 11 साल पहले हम लोगों ने ड्रोन पे एरोस्पेस रिसर्च करना शुरू कर दिया था कलाम साहब के साथ। तो कलाम साहब की एक विजन थी, वो तब भी कहते थे, आज से 11 साल पहले, कि ये चीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी हर एक सेक्टर में। तब अगर मैं ये चीज किसी और से कहता था या कोई मैं किसी को कहता था कि ड्रोन्स की ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो लोग कहते थे कि ये कैसे हेल्प कर सकता है, ये कहाँ से दवाइयाँ पहुंचा पाएगा, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ से जिंदगी बचा पाएगा। बट आज एक वो दिन है जब मैंने खुद स्वयं लगभग 45 इंसानी जीवनों को बचाया है टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ड्रोन के यूज करके अलग अलग डिजास्टर इंसिडेंट्स में। मैंने खुद स्वयं कलाम साहब के दिशा निर्देश पे उनसे जो सीखी हुई चीजें हैं, जो साइंस के बारे में उनकी, मैं तो मानता हूँ कि 15 साल वो आगे सोचते थे। देखिए 11 साल पहले हम लोगों ने एरोस्पेस ड्रोन पे रिसर्च करके टेक ऑफ भी कर लिया था और अभी देखिए आज 11 साल बाद ड्रोन्स के ये यूजेस हो रहे हैं। सो 10-15 साल प्रोएक्टिव विजन रहती थी कलाम साहब की। सो मैं कलाम साहब से मैंने ये चीज सीखा है कि साइंस, विज्ञान और जो भी टेक्नोलॉजी है, इन सब में इतनी पावर है कि ये पूरी दुनिया को और हर एक इंसान के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और शर्त है कि इसको अच्छे चैनल पे लेके चले। जी बिल्कुल। मिलिंद जी, एक चीज और जानेंगे, जैसा कि आपने बताया कि 2014 की ये बात है, उस वक्त इनिशियल वे में ड्रोन्स आए, आज टेक्नोलॉजी और नए कई कदमों पर पहुंच चुकी है। क्या कुछ हेल्प अब नए ड्रोन्स को जो है बनाने में मिल रही है? कितना आसान हो गया है पहले से अब ड्रोन्स को बनाना और उस पर नए नए रिसर्च करना, नई नई चीजों के एक्सपेरिमेंट करना कितना आसान हो गया? कितनी तकनीक का मतलब जो तकनीक है, जैसे आपने एआई बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कैसे काम आ रही है ड्रोन्स को बनाने में? देखिए आज के युग में हम, जैसे सीपी सर भी कह रहे थे, कि हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज से लैस हैं, हम लोग को सब कुछ मिल रहा है। तो यही बात आती है ड्रोन्स की। अभी आपने देखा होगा किस तरह भारत सरकार ने कहा है कि चाइनीज ड्रोन्स पे बैन लगाया जाए और चाइना की जो चीजें हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में, वो यहाँ ना लाके हम लोग खुद आत्मनिर्भर बन के खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करें। सो अब ड्रोन्स भी मेक इन इंडिया की तरफ आ गए हैं और ड्रोन्स की जो अब पढ़ाई में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडवाइजरी बोर्ड में मैं उनके ऑनरी पोस्ट भी मुझे दी गई है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। तो उनका जो करिकुलम हम डिसाइड करते हैं, जो सिलेबस, उसमें भी मैं ये चैप्टर डालता हूँ कि बच्चों को यूनिवर्सिटी से ही हम लोग को स्ट्रेंथ, यानी कि उनको मजबूती दे देनी है इस शिक्षा के उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान मास्टर्स भी कर चुका है, पीएचडी भी कर चुका है, बट वो बेसिक ड्रोन इंफॉर्मेशन से उसके फेमिलियर है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटीज में भी, स्कूल्स में भी, मैं छोटे छोटे बच्चे मेरे जो मैं टॉक करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप यकीन मानिए क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं जो इस सेक्टर में आ चुके हैं। तो सोचिए जब वो कॉलेज में जाएंगे कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूट करेंगे आगे चल के। तो बहुत ही एक सुनहरा एक
ये सफर शुरू हो चुका है। जी वाकई सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है ये विज्ञान का नया जो चरण, मैं कहूंगी। साथ ही साथ सीपी पांडे जी आपके पास आएंगे, विज्ञान को किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा इस वक्त मिल रहा है? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से विज्ञान बढ़ रहा है उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के कई और चरण मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी और विज्ञान जो सब साथ में मिलते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, तो किस तरीके से जो है परिवर्तन आया है, क्या लगता है आपको? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एक हद तक एक बज़वर्ड हो गया है। जी। दरअसल हम पहले से ही जो पूर्वानुमान या डेटा को जी। जो एनालाइज करते थे, जैसे जी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी कार जो है वो एमसीयू बेस्ड होती थी, जिसको बोलते थे मास्टर कंट्रोल यूनिट। जी। वो पहले से ही उपलब्ध था कि किस रेशियो में फ्यूल और वायु का मिश्रण करना है और जिससे पावर ट्रांसमिशन व्हील में कितना जाएगा। जी। तो क्योंकि ये बज़वर्ड अब बहुत तेजी से बिक रहा है, तो अब के गाड़ियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल एक वर्ड ऐड कर दिया गया है एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक मानवीय समीकरणों को जोड़ते हुए एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होगा। और क्या सबसे उपयुक्त होगा, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करेगा जो सबसे मूल आधार है जीवन का, कि जिसको बोलते हैं नैतिकता, मौलिकता, वो आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स बहुत रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हर पहलू के दो सिक्के होते हैं। दूसरा पहलू जो है वो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा है। तो हमें जो बहुत आवश्यक, जो नैतिक जो मूल्य हैं, उनको सिखाने और समझाने की और उनको सतत प्रयास द्वारा उनको जो है हर मनुष्य में इम्बाइब करने का सिलसिला जारी रखना होगा। और विज्ञान जैसे जीवन एक सतत प्रक्रिया है विकास की, वैसे ही विज्ञान भी एक सतत प्रक्रिया है विकास की। और उम्मीद करते हैं कि ये एआई भी मनुष्य के विकास में, मनुष्य के हित में आगे बहुत मददगार होगा और हमारा जीवन, हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पुश्तों का समय बहुत ही शुभ और प्रकाशमय होगा। यही मैं कहना चाहूंगा। जी। मिलिंद राज जी आपके पास एक बार फिर आएंगे। आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से किसी भी चीज के काफी अच्छे परिणाम भी होते हैं, उसके बुरे परिणाम भी होते हैं, जिस तरीके से एआई के अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी अच्छी चीजों में यूज हो रही है, जैसा कि आपने खुद कोरोना काल में जो है कितनी अच्छी चीजों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अगर जापान ये दावा कर रहा है कि वो बिजली को अट्रैक्ट करके बिजली को रोक सकता है, तो ना जाने कितनी जानें बचेंगी। ऐसे कई उदाहरण हैं ड्रोन्स के जो अच्छी चीजों में यूज हुए। चाहे हम अपनी डिफेंस की बात कर ले, युद्ध होगा तो भी ड्रोन्स को बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं अगर कोई गलत माइंडसेट के साथ ड्रोन्स का यूज करता है? तो क्या कुछ होना चाहिए नियम कानून, क्या कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर चीजें होनी चाहिए? जो मुझे लगता है भारत में जो है जिस चीज की कमी, आपको क्या लगता है ड्रोन्स का गलत इस्तेमाल ना हो, उसका अच्छा ही इस्तेमाल हो, ताकि भारत जापान जैसे कोई इस तरीके का कारनामे को अंजाम दे सके? क्या कुछ लगता है इस विषय में आपको? मिलिंद जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी, तो बिल्कुल जिसका उपयोग होता है उसका दुरुपयोग भी होता है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है। सो ड्रोन्स और रोबोटिक्स एआई की अगर बात करें तो हाल में ही कुछ आप एग्जांपल देखिए, जैसे जो ड्रोन रिलेटेड टेररिज्म हुए थे, जैसे यूएई में अभी आपने देखा होगा कैसे वो पेट्रोल जो टैंकर्स थे उनके ऊपर एक छोटे से ड्रोन अटैक किया था। अभी हाल में देखिए शायद साल या 2 साल पहले की बात है, एक राष्ट्रपति पे ड्रोन का अटैक किया गया था किसी और देश में। और ऐसे ही एक स्टोरी जापान में भी मिलने की आई थी। और आप अपने भारत में देखिए तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में अभी परसों की बात है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है जी। तो वहां पे भी आप देखिए पाकिस्तान से ड्रोन्स आ रहे हैं, बीएसएफ रिकवर कर रही है। तो ये सब तरह तरह की चीजें होती रहती हैं। ये पर ये है कि इसका भी काउंटर हम लोग बना चुके हैं और एक इसकी भी हम लोग एक डीप रिसर्च कर चुके हैं कैसे इसको रोका जाए, और यही चीज है इसकी। जी
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। देखा जाए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से प्रगति पर है, लग रहा है कि भारत भी बहुत जल्द कुछ नया करके दिखाएगा। भारत भी बहुत जल्द ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक नया आयाम काबिज करेगा। लेकिन जिस तरीके से ड्रोन आज हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं तो बहुत काम भी आ रहे हैं और आगे चल के उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी ड्रोन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में होगा, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, चाहे वो हमारी आम जिंदगी से जुड़े हों। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। आगे आप सी न्यूज भारत पर बने रहिए ताकि आप पाते रहें देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। By continually asking how, we innovated a safe way to deliver blue hydrogen